हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। सभी क्वेश्चन हम महत्वपूर्ण यहाँ पर लेकर आए। किसी न किसी एग्जाम में सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। एग्जामिनर भी ज़्यादातर क्वेश्चन वही पूछता है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज ये क्लास आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। क्लास को आपको अंत तक देखते चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठिएगा। जो भी आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे साथ साथ आप नोट करते हुए चलेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज की क्लास में हम आपका कम समय लेते हुए आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, पंजाब नेशनल बैंक। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे और इनके द्वारा 1894 में इसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है? यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और नीचे स्वतंत्रता सेनानी दिए गए। आपको बताने की ये वाक्य किसका है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। ये महत्वपूर्ण कथन है भगत सिंह का। इनके द्वारा कहा गया है कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। ये महत्वपूर्ण कथन है भगत सिंह का। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, श्री राजगोपालाचारी। ये भी एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ था वो भी यहाँ पर 1938 में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जनवाइले की हत्या की थी? सूर्य सेन, सुखदेव थापर, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा। आपको बताना है कि यहाँ पर लंदन में सर विलियम हट कर्जनवाइले की हत्या किसके द्वारा की गई थी? एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है, अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से है, मदन लाल ढींगरा। इनके द्वारा लंदन में सर विलियम हट की कर्जनवाइले की हत्या की गई थी और इनके द्वारा 1 जुलाई 1909 में इनकी हत्या की गई थी। कर्जनवाइली भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार थे जिनकी गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? वासुदेव बलवंत फड़के, बुद्ध भारत, बिरसा मुंडा, टिकेंद्रजीत सिंह। अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, वासुदेव बलवंत फड़के। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे? मद्रास, कोलकाता, इलाहाबाद या बॉम्बे। आपको बताना है कि 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इलाहाबाद हमारा आंसर यहाँ पर होगा। इलाहाबाद में 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। एसएससी सीएचएसएल यहाँ पर परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पहली बार डाक टिकट
डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया था और जब भी डाक टिकट जारी किया गया पहली बार। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है, लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकॉट का नारा दिया गया था। सूरत अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1927, कोलकाता अधिवेशन 1928, नागपुर अधिवेशन 1927। आपको बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकॉट का नारा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर सूरत अधिवेशन नहीं होगा, कोलकाता नहीं होगा, नागपुर नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है, मद्रास अधिवेशन 1927 में कांग्रेस के यहाँ पर अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकॉट का नारा दिया गया था, मद्रास अधिवेशन 1927 में। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग। आपको बताना है कि भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है, लॉर्ड लिटन। ये भारत के गवर्नर जनरल थे और ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं किया करते थे। ये विख्यात कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, लेखक थे और साहित्य जगत में इन्हें ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से, तो ये भी तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर लॉर्ड लिटन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? रिचर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड क्लाइव। आपको बताना है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिसमें से एक फौजदारी अदालत थी और एक दीवानी अदालत थी। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इनके द्वारा 2 अदालत यहाँ पर निर्मित की गई थी, जो एक फौजदारी थी और दूसरी दीवानी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त विचार किस नेता के थे? विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सी राजगोपालाचारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। ये कथन किसके द्वारा है और ये विचार किस नेता के? आपको बताना है कि ये विचार किस नेताजी का है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से लाला लाजपत राय का। ये महत्वपूर्ण विचार है लाला लाजपत राय के। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आगे भी इस क्वेश्चन की आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। आपको यहाँ पर एक कथन दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसका है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है, बाल गंगाधर तिलक। ये महत्वपूर्ण कथन दिया है बाल गंगाधर तिलक। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जब ये इन्होंने कहा था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से बाल गंगाधर तिलक का ये महत्वपूर्ण कथन है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, जतिन दास, भगत सिंह, अजय घोष, बदरुद्दीन तैयब जी। आपके यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तभी आप अपना आंसर अच्छे से दे पाओगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था?
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, बदरुद्दीन तैयब जी। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य नहीं थे। जतिन दास, भगत सिंह और अजय घोष ये सभी इसके संस्थापक सदस्य थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमसे कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तभी हम अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन सिलेक्शन उसी का होने वाला है जिसकी बेहतरीन तैयारी होने वाली है। तो अभी से ही आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी बच्चे इसमें जुड़ सके और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हम अपना बेहतरीन यहाँ पर प्रयास करेंगे और भी अच्छा यहाँ पर आपके लिए करेंगे, ताकि और भी आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया है कि ब्रिटिश में कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1853, भारत परिषद अधिनियम 1861। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया है कि ब्रिटिश में कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, चार्टर एक्ट 1933। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था? 1858 में, 1853 में, 1882 में, 1833 में। आपको बताना है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। ये कब स्वीकार किया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, 1853 में। 1853 के एक्ट में ये स्वीकार किया गया था, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली सिद्धांत स्वीकार की गई थी 1853 में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है, 1853। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच पर किसने सामने रखा था? दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलना है। इसमें क्या पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य और स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच पर किसने सामने रखा था? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये सामने रखा गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? कनाईधर लेन कलकत्ता, वेलिंगटन स्क्वायर कलकत्ता, कलकत्ता टाउन हॉल, बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से कलकत्ता टाउन हॉल में ये घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905
5 को के स्वदेशी आंदोलन की ये घोषणा की गई थी, औपचारिक जो घोषणा की गई थी कलकत्ता टाउन हॉल में। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति, युगांतर, अखिल भारतीय मजदूर संघ, यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अनुशीलन समिति ये उत्तरदायी थी। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आज के पूछे गए वे मैंने यहाँ पर लिख दिए, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाए कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो भी आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं वो भी आप साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने, एनी बेसेंट ने, एसी मजूमदार ने। अपना आंसर देते हुए चलेगा। यहाँ पर पूछा गया कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि यहाँ पर जो लखनऊ अधिवेशन था वो कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से एसी मजूमदार। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजूमदार के द्वारा की गई थी। इनके पूरे नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां क्वेश्चन है, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटामारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटामारू को प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से कनाडा। ऑप्शन हमारे कनाडा देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटामारू को प्रवेश की अनुमति से इनकार कर दिया था। कामागाटू प्रकरण ये कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 1914 में हुआ था। 1914 कामागाटू प्रकरण। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कामागाटू प्रकरण कब हुआ था। कामागाटामारू प्रकरण तो 1914 में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 22वां क्वेश्चन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण लगाते हुए चलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। एग्जामिनर क्या करते हैं कि जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उन्हें ही उठाता है। ज़्यादातर एग्जाम में आपके क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जो नए क्वेश्चन होते हैं उन्हें तैयारी करने में लगे रहते हैं, लेकिन एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं उन्हें ही एग्जाम में पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। 22वां क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था? ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने, सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने। आपको यहाँ पर बताना है कि स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था तो किन किन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। इनके द्वारा स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी। आपको बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? लखनऊ, बम्बई, वर्धा, त्रिपुरा। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, वर्धा महाराष्ट्र में ये पारित किया गया था 14 जुलाई 1942 में। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ये कब हुआ था ये आपको बताना है। जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। आपको बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन रोलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, असहयोग आंदोलन। आपको बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं में से यानी कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में यहाँ पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अहमदाबाद हड़ताल को महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर हथियार के रूप में प्रयोग किया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 27वां क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, आपको वर्ष बताना है कि कब पारित किया गया था। 1919 में, 1942 में, 1929 में, 1939 में। अपना आंसर देते हुए चलेगा। आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, आपको वर्ष बताना है कि कौन से वर्ष में किया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 1929 में। यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में ये पारित किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1942, भारत परिषद अधिनियम 1909। आपको बताना है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था। रिपन योजना, ब्लेड स्टोन योजना, डफरिन योजना, नॉर्थ ब्रुक योजना। आपको बताना है कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, डफरिन योजना। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम डफरिन योजना पर आधारित था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त की थी। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मियो। आपको बताना है कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ये है और चौथा ऑप्शन ये है। आपको बताना है कि निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त की थी, किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1905 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वर्ष 1905 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पर महारानी विक्टोरिया की स्मृति में यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कराया गया था वर्ष 1905 में। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1843 के बंगाल में अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था। लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल अकाल पर
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बंगाल अकाल कब हुआ था। तो बंगाल अकाल कब आया था, ये कब हुआ था, तो 1943 में हुआ था। इस पर किसके द्वारा ध्यान दिया गया था और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था। ये आपको बताना है कि किस वायसराय ने काम किया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से लॉर्ड वेवेल के द्वारा ये काम किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 33वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है। ए ओ हुम, नाना साहब, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक पुरुष कहा गया है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। महादेव गोविंद रनाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे। साधारण ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या ब्रह्म समाज। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि महादेव गोविंद रनाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो साधारण समाज, ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं थे, आर्य समाज से संबंधित नहीं थे, ब्रह्म समाज से भी संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर प्रार्थना समाज यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है। प्रार्थना समाज से महादेव गोविंद रनाडे मुख्यतः संबंधित थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको दिए गए तो यहाँ पर सुमेलित करना है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। वेल्लोर विद्रोह 1806, संथाल विद्रोह 1855, मुंडा विद्रोह 1899, चुआर विद्रोह 1870। SSC CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है, तो ये तो आंसर यहाँ नहीं पूछा गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था, ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, चुआर विद्रोह 1870 में नहीं हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1768 से इसका समय 1772 ईस्वी है। बंगाल के मेदिनीपुर में ये विद्रोह हुआ था। बंगाल के मेदिनीपुर में ये विद्रोह हुआ था, चुआर विद्रोह। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। 1909, 1907, 1911 या 1905। अपना आंसर देते चलिएगा। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 1907। 1907 में इन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 37, औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। ये आपको बताना है। मैसूर, हैदराबाद, जोधपुर या अवध। SSC MTS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अवध। इन्होंने अवध से नेतृत्व किया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारे कंटेंट में कुछ कमी दिखाई दे रही है तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें और हम बेहतरीन प्रयास करने की और भी कोशिश करेंगे, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको और भी यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहे। हम बस प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आप यहाँ पर रिवाइज कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़िए, ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो शेयर करोगे तो हमें भी लगेगा कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 38वां क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत में विधवा महिला के लिए शारदा सदन विद्यालय की स्थापना किसने की थी। सरोजिनी नायडू, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रनाडे, पंडिता रमाबाई। आपको बताना है कि औपनिवेशिक भारत में विधवा महिला के लिए शारदा सदन विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के द्वारा 1889 में शारदा सदन की स्थापना की गई थी। 1889 में 1889 में। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता है, राम मनोहर लोहिया, एम.एन. रॉय, दादा भाई नौरोजी। आपको यहाँ पर बताना है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1775 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? देवराज, हैदर अली, चिक्काराज, कृष्णराज, नंदराज। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो देवराज नहीं होगा, चिक्का कृष्णराज नहीं होगा, नंजराज नहीं होगा, तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही, हैदर अली। हैदर अली के द्वारा 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमान के बीच मेल मिलाप की वकालत की? शाह वलील्लाह, सैयद अहमद बरेवली, सैयद अहमद खान, सैयद अमीर अली। आपको यहाँ पर बताना है कि किसने 1857 की क्रांति के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमान के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सर अहमद खान के द्वारा ये वकालत की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वां हमारा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम है? परमहंस योगेंद्र, आचार्य आदि शंकराचार्य, रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से है, रामकृष्ण परमहंस। ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 43वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूले। आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से है, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1886 में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कैनिंग। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से लॉर्ड हॉर्डिंग। ये क्या थे? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रथम सिख आंग्ल युद्ध 1845-46 में हुआ था। तो इसका समय क्या था? 1845-46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हॉर्डिंग। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। आपको यहाँ पर बताना है कि 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया जब भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से लॉर्ड इरविन। उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। और दांडी मार्च कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930। तो ये भी ऑप्शन कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली,
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको यहाँ पर बताना है कि उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर यहाँ पर रोक लगाई गई थी। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 47, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई थी। आपको बताना है यहाँ पर कि कहाँ पर लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी 1872 में। दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, दीव। अपना आंसर देते ही चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर की गई थी। तो ये कहाँ पर की गई थी, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से पोर्ट ब्लेयर में 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था। मुंबई, लाहौर, दिल्ली या लखनऊ। आपको बताना है कि नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था ये, ऑप्शन हमारा यहाँ पर मुंबई हमारा आंसर नहीं होगा, लाहौर नहीं होगा, लखनऊ नहीं होगा। तो ये कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन दिल्ली में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रही प्रथम कौन है। तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपको बताना है कि यह आंदोलन इनके द्वारा कहाँ से शुरू किया गया था, पुणे, नागपुर, पनवार या नासिक। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने यह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है, पनवार से। ये ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हमारा सही है, पनवार से यह आंदोलन इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। पनवार कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र। कभी कभी आपसे जगह भी पूछ लेता है कि कहाँ से, तो महाराष्ट्र में। ये कब हुआ था, 1940 में। तो ये भी आप पॉइंट आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अशफाक खां। आपको यहाँ पर बताना है कि किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सर अहमद खां ऑप्शन हमारा नहीं होगा, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा और मोहम्मद अशफाक खान नहीं होगा। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर से चौधरी रहमत अली खां के द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने बस एक प्रयास किया था कि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज करा सके। तो अगर प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।